नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे नए शो पे जिसका नाम है इंडिया राइज द नेक्स्ट बिग थिंग, पावर बाय इवो कनेक्ट। मैं हूं आपका दोस्त और शो का होस्ट प्रिंस और आज हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है सीए पवन कुमार पातोडिया जी। इनको लोग सेकंड इनिंग से इनकी जो लाइफ है उनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। फर्स्ट इनिंग में इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ अचीव किया है। बट जो सेकंड इनिंग में जो इन्होंने चमत्कार दिखाए हैं उससे लोग इनसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं। तो आइए उनके लाइफ के बारे में, उनकी ही ज़ुबानी थोड़ा जानते हैं। तो सर अपने लाइफ के बारे में थोड़ा हमें बताइए किस तरीके से आपने किया? Namaste, Prince ji. हुँ। Thank you very much for inviting me to your show. And since you have planned the entire show around my second inning, so you keep asking me, and it will be my pleasure to give you the honest reply. तो सर स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से सर, कि सर आपने स्टार्ट किया था, आपने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी वो एक 1800 रुपीज़ सैलरी से स्टार्ट किया Hmm. और विदिन द 2 इयर्स आप एक सीईओ बने और 15 साल के अंदर एक एंटरप्रेन्योर भी बने। तो सर इस लाइफ स्टोरी के बारे में थोड़ा हमें बताएँगे कि कैसे ये जर्नी आपकी हुआ? तो लोग आपसे भी और ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे मेरे ख्याल से। देखिए ऐसा है कि मैं जब सीए करके कलकत्ता में आया था, इट वाज 85 नवंबर। उस समय पैसे की वैल्यू बहुत थी, लेकिन सीए वाज नॉट दैट पॉपुलर। तो इसलिए मैंने 1800 की नौकरी की थी, बट सिंस आई वाज अ डेडिकेटेड एम्प्लॉय and I fully devoted my time for the business for which I was appointed, never looking at my watch. So gradually, my efforts were recognized and I became CEO in 2 years. और जहाँ तक सवाल है मेरे एंटरप्रेन्योर बनने की, ये भगवान का आशीर्वाद है। 12 दिसंबर 1996 को सारी इंडस्ट्रियां सुप्रीम कोर्ट के एक पीआईएल से बंद हो गई। उसमें मेरी कंपनी में भी 16 कंपनियां बंद हो गई थी। And it was a big jolt. My employer went bankrupt. कलकत्ता की फैक्ट्री, उनके पास बेचने का कोई साधन नहीं था, बिकॉज यहाँ की लेबर की ग्रेजुटी पेमेंट और बाकी सब करना, बैंक्स के इंस्टीट्यूशंस के लोन पेमेंट करना, द लाइबिलिटी वॉज फार टू बिग. सो ही सोल्ड द फैक्ट्री टू मी फॉर 1 रुपी, एंड दैट इज हाउ माई एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्टेड. सर जैसे आपने अपना स्टोरी बताया कि लोग इतने कुछ जो कर लेते हैं उनका तो लाइफ वहीं वो अपना सोचते हैं लाइफ में बहुत कुछ कर लिया। आपने तो 59 तक भी इतना करने के बाद आपने कैसे 59 के बाद रीस्टार्ट करने का सोचा? मतलब ये तो बहुत क्रेज़ी, मतलब आज के यूथ और आज के जेन ज़ी भी अगर जानेंगे तो शायद आपसे बहुत इंस्पायर होंगे कि जहाँ लोग स्टॉप लेते हैं वहाँ से आपने स्टार्ट किया। इसके बारे में बताइए सर। देखिए ऐसा है, एट 59 पीपल जो रिटायर करते हैं, दोज हु वांट कंफर्ट इन लाइफ, I wanted relevance in my life. Hence, I kept on working. हाँ, आप ये जरूर बोल सकते हो कि एट द एज ऑफ 59, ओनिंग अ वॉलीबॉल टीम एंड स्टार्टिंग अ वॉलीबॉल लीग वाज अ बैडनेस, एंड दिस आई एम फुल्ली अवेयर ऑफ, क्योंकि मेरी बीबी ने भी मेरे पर भरोसा नहीं किया था। जब मैं घर जाके बताया आज मैंने वॉलीबॉल टीम खरीदी है, इवन शी वाज लाफिंग एट मी कि पवन तुमको और कुछ मिला नहीं या बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. सो एवरी सक्सेस हैज अ बिगनिंग विच स्टार्ट्स विथ ह्यूमिलिएशन, मजाक बन के होता है, बट यू हैव टू कीप डूइंग, यू हैव टू कीप डूइंग एंड रिजल्ट्स कम ऑफ. तो उस फेलियर को जैसे आपने बताया कि आपकी वाइफ ने भी आपको बोला, तो आपको बहुत आपके फ्रेंड्स ने भी बोला होगा। उस फेलियर से कैसे फाइट किया और आपने और आज आप जो बता रहे हैं, जिस लेवल से हम जानते हैं कि वो जो वॉलीबॉल टीम है आज एक सक्सेसफुल टीम भी है। तो वो कैसे अचीव किया सर आपने? देखिए प्रिंस जी, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा मेरा एफर्ट्स है नहीं, मैं आपको बताऊं। मेरे जैसे जो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिनको जिंदगी में कुछ अचीव करना, दे बिलीव वन थिंग वेरी क्लियरली, यू हैव टू कीप डूइंग. जब मैं 2021 में 20 में रादर मैंने ये लीग ली थी, उस समय इंडिया में दो ही लीग फेमस थी, क्रिकेट, कबड्डी. या Unfortunately, ISL and hockey, which hockey is our national game, but they were blinking. आईपीएल की फ्रेंचाइज खरीदना मेरी औकात के बाहर था, बिकॉज 15,000 से 20,000 करोड़ चाहिए. और इवन कबड्डी की फ्रेंचाइजी, बिकॉज नई टीम तो आ नहीं रही थी, बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स एंड ऑल, उनकी भी वैल्यूएशन काफी ऊपर चली गई थी, क्योंकि स्टार टीवी का अपना चैनल था,
Star TV was one of the founder member of कबड्डी। तो सस्ते सुंदर टिकाऊ में अगर कुछ हो सकता था तो वो था कोई ऐसी गेम जिसका नाम हो, लेकिन जो आज के दिन बहुत पिछड़ गई हो। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर गेम आफ्टर फुटबॉल इज नॉट बास्केटबॉल। क्रिकेट तो आप छोड़ ही दीजिए, क्रिकेट इज प्लेड जस्ट बाय 12 कंट्रीज। Okay. Second most popular game in the world is volleyball. And third most played game in India is again volleyball. आज से 20 साल पहले इस गेम का बहुत नाम था जब जिमी जॉर्ज सर थे, लेकिन धीरे धीरे पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी ने इसको खत्म कर दिया। और सर देखो, ऐसा है कि सक्सेसफुल टीम लेके सक्सेस अचीव करना इज नॉट अ कला। द आर्ट इज you take anyone random from the street and make them professional players and then win the game. बड़ी चीज ये नहीं है कि मैंने वॉलीबॉल की लीग खरीदी या फ्रेंचाइज खरीदी। बड़ी चीज ये है मैं सीजन 1 का चैंपियन बना, जबकि बाकी 6 टीम्स जो थे वो सब इस लाइन में पिछले 20 साल से हैं। उनका एक्सपीरियंस इन वॉलीबॉल इज वेरी वेरी हाई and they virtually command the players pool and everything. तो तकदीर ने साथ दिया, पहली सीजन जीत गए तो थोड़ी सी इज्जत बन गई। सर, हमने पहले भी आपके वीडियोस में देखा है, आपका एक बहुत बड़ा फंडा रहता है, कीप डूइंग इट। तो सर, इस फंडे के बारे में बताइए कि इसका क्या मतलब है, इसे किस तरीके से हमें लाइफ में देखना चाहिए? देखिए, किसी भी बिजनेस, किसी भी प्रोफेशन या कोई भी काम, चाहे वो खेल ही हो, कभी भी ग्राफ 45 डिग्री होता नहीं। तो ग्राफ हमेशा अप डाउन ही होना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा तो हार्ट अटैक की निशानी है कि द मैन इज डेड। राइट। तो मेरा ये बोलना है कि जिंदगी में जब जब आपके लाइफ में आप कुछ नया करने जाओगे, लोग आपका मजाक भी बनाएंगे, आपको फेलियर भी मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी आएगी, बट छोड़ना इज नो सॉल्यूशन। कीप डूइंग इट। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, जब मैंने वॉलीबॉल की टीम ली, मेरे बच्चे जो एमबीए किए हुए हैं, उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि पापा आपने हमसे डिस्कस भी नहीं किया, वी आर सो क्वालिफाइड। आई रिप्लाइड वन थिंग, मेरे को पैसा इनहेरिटेंस में नहीं मिला था, इट वाज माय ओन अर्निंग। और इसके साथ मैं क्या करूं, आई थिंक दैट डिसीजन लाइज विथ मी एंड आई सी अ फ्यूचर ऑफ दिस, बिकॉज 2019 के बजट में निर्मला जी ने कहा था कि वी अलॉट 908 करोड़ रुपीस फॉर खेलो इंडिया। अब ये बजट स्पीच में बोलना, न तो 908 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट था और न खेलो इंडिया इतना बड़ा तोप था, ये तो न्यूज कहीं भी अंदर आ सकती थी, लेकिन बजट स्पीच में क्यों बोला? इसका मतलब इंडिया इज चेंजिंग, दिस इज अ इंडिकेशन कि हम बड़ी बड़ी चीजें करने वाले हैं। 2020 में गेम आई, मेरा सीए का दिमाग बोला कि भाई इंडिया कॉमनवेल्थ भी करेगी और अपन ओलंपिक भी करेंगे। तो आज जब हम इस गेम में घुस जाएंगे, आज तो अवेलेबिलिटी है, क्योंकि एक लीग में मैक्सिमम 12 टीम हो सकती है, मिनिमम 6 से लेकर 10 तक, बिकॉज फिर नंबर ऑफ मैचेस इतने हो जाते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एंड टुडे यू सी दिस ईयर द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन 5,000 करोड़। नाउ ही सेज दैट सीएसआर जो है 2% है, उसमें स्पोर्ट्स भी प्रायोरिटाइज किया जाएगा। तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं है कि कितना कंपलसरी देना होगा, लेकिन जिस दिन उन्होंने मन की बात में बोल दिया, तो अंडमान अगर इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, तो वॉलीबॉल गेम नहीं बन सकेगी? तो ये तो देखिए, ऐसा आर्किमिडीज ने भी जब रिसर्च किया था ग्रेविटी के ऊपर, तो लोगों ने उसको पागल ही कहा था। तो द वर्ल्ड इज नॉट मेड बाय इंटेलिजेंट पीपल,
all the innovations are made by the people who are called crazy by the world. करेक्ट, करेक्ट। सर, और जैसे आपने अभी अपना स्टोरी बताया, तो उसके बीच में आपने बताया कि आपकी 1800 रुपए की सैलरी थी और उसके बीच में आपने इतने संघर्ष किए। तो उस फ़ेज़ के बारे में बताइए, क्योंकि सर वो फ़ेज़ जो होता है, वहाँ से लोग को निकलना और उस फ़ेज़ को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है बेसिकली, क्योंकि आज आपके पास पैसा हो गया है, तो उसके बाद क्या है, लाइफ़ थोड़ा इलैबोरेट एंड ईज़ी हो जाता है। लेकिन उस समय तो डिफ़िकल्ट ज़रूर आपके लिए भी रहा होगा। उसके बारे में बताइए, आपने वहाँ कैसे। देखिए, ऐसा है कि जितना छोटा आप 1800 को बता रहे हो, उतना छोटा 86 में था नहीं। लोगों की सैलरी उस समय 300-400 भी हुआ करती थी। ड्राइवर्स ₹450 सैलरी होती थी, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम सैलरी थी। लेकिन जिस इंडस्ट्री में मैं था, प्लाईवुड, उस इंडस्ट्री में बहुत कम थी, बिकॉज़ दैट वाज़ हाईएस्ट पेइंग इंडस्ट्री। हाँ, मुझे तकलीफ होती थी जब मेरी सैलरी से 20 गुना ऊँची सैलरी वाला मुझे आके सर बोलता था। तो मुझे लगता था कि यार, मोर नाचे ही नाचे, अपने पैर जब देखता है तो उसको अपनी औकात पता चलता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो मुझे यही चीज़ काटती थी अंदर कि यार, बट आई बिलीव्ड इन वन थिंग एंड दैट इज़ व्हाई आई जॉइन्ड अ मीडियोकर कंपनी, बिकॉज़ इफ यू जॉइन अ बिग कंपनी, आपके लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे सब पढ़े-लिखे लोग होंगे। तो द चांसेस ऑफ ग्रोथ आर प्री डिसाइडेड कि आप यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, लाइक अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन जब आप मीडियोकर कंपनी जॉइन करते हो, सडनली वैक्यूम क्रिएट होता है, और अगर आप वैक्यूम से ऊपर पुश हो गए ज्वालामुखी के जैसे, तो टिल्ट, जो इनका जो पिरामिड होता है वो उल्टा हो जाता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और द ओनर्स वे वेरी गुड पीपल, दे हैड ट्रस्ट इन मी, और उन्होंने देखा कि इस पावर को देने के बाद इस आदमी का दिमाग तो खराब नहीं होता है, हवा में उड़ने तो नहीं लगता है, वेदर ही विल बी अ लॉयल टू द कंपनी और नॉट। जब उन्होंने 2 साल 3 साल मुझे टेस्ट कर लिया, तो आपने एक कहानी का पार्ट सुना है, लेकिन दूसरा पार्ट ये है, उन्होंने डे 1 से मेरी सैलरी रिवाइज़ की और करोड़ों रुपए का मुझे कंपनसेशन दिया। सो मैं आज की जनरेशन को आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जेन ज़ी को, दे बिलीव इन स्विचिंग ओवर देयर जॉब वेरी फास्ट। हुँ। उनको लगता है कि 3 स्विच ओवर, 4 स्विच ओवर करेंगे, तो ज़िंदगी में अच्छी पोज़ीशन पहुँच जाएँगे, और पहुँचते भी हैं। बट ऑफ लेट, अगर मैं आज एक एचआर मैनेजर हूँ, तो मैं ये सोचूँगा कि जो आदमी 2 साल में 3 नौकरी बदली कर लिया, वो मेरे यहाँ भी टिकने वाला नहीं है। लेकिन जब आप एक कंपनी में कंसिस्टेंटली काम करते हो, तो उसका एडवांटेज ये होता है कि यू हैव अ टीम। द कंपनी बिकम्स ग्रेजुअली डिपेंडेंट अपॉन यू, मोर पावर्स आर गिवन यू, एंड you have to make your team. So the chances of growth are much higher in a mediocre company. And 2 मिनट में सिर्फ नूडल्स बनती है भाई, कैरियर नहीं बनते। राइट। ये बात तो सर आपने एकदम करेक्ट कहा। एंड सर लास्टली सर, जैसे कि आपने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव करने के बाद, उसके बाद आपने वापस अपना लाइफ रीस्टार्ट किया, तो ये हंगर जो है सर, आजकल मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ये हंगर 30 इयर्स में खत्म हो जाती है, और आप में ये एट द एज ऑफ 59 भी ये हंगर कीप ऑन अराइविंग, और ज्वालामुखी जैसे फट रही है हंगर, ये कैसे सर? इसको कैसे आप माइंडसेट को कैसे प्लान करते हो, कैसे ट्रीट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, ऐसा है ना कि वो जिन लोगों की आप बात कर, देखिए दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। वन हू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, वो 30 में रिटायर करे, 50 में करे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ दे इनहेरिट अ वेरी बिग अ, एम्पायर। दूसरे होते हैं जो लाइफ़ ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, एक जगह पहुँच जाते हैं और वो सैटिस्फाइड कि हमको जो चाहिए था उतना मिल गया, नाउ आई गिव टाइम टू माय फैमिली। एक तीसरी क्लास होती है, वो ये सोचती है कि अगर मैं बैठ गया तो मुझ में जंग लग जाएगा। इफ आई कैन सर्व द सोसाइटी, इफ आई कैन सर्व द नेशन एंड स्टिल मेक माय नेम, व्हाई नॉट? आज मैंने स्पोर्ट्स लिया, सर मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ, आई एम बर्निंग 6 करोड़ रुपीस पर एनम। आज मैंने अगर स्पेशल ओलंपिक लिया, आई एम नॉट मेकिंग मनी, आई हैव टू कंट्रीब्यूट देयर। द रीजन इज, ये जब आप करते हो, जैसे आप बोलोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन? जब मैंने वॉलीबॉल स्टार्ट की थी, उस समय वॉलीबॉल का रैंकिंग वर्ल्ड वाइड था 177 इंडिया। टुडे वी आर समवेयर अराउंड 60 टू 70, और जिस दिन हम 50 के नीचे आ जाएंगे, हम कॉमनवेल्थ खेल लेंगे। और
2036 में तो हम ओलंपिक खेलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब देश के लिए कुछ कर गुजरने की आप में भावना आती है, मोदी जी का नया स्लोगन आत्मनिर्भर भारत, मैं समझता हूं आत्मनिर्भर भारत खेल में भी होना चाहिए और किसी को तो शुरुआत करनी है। And this feeling that I am contributing for the cause of nation and I am motivating the Gen Z, Gen X, Gen Alpha, it gives a lot of satisfaction. देखिए, if you want a easy going life, you may retire at 58, 59. But if you really want a flashy life, a life which is more meaningful, then you have to work until your system, your body allows. And I believe that one should work till the age of 70 at least, so that the generation below him can take advantage from their knowledge and experience. सर, जैसे मैंने आपके ना काफ़ी अदर इंटरव्यूज़ भी देखे हैं और काफ़ी शोज़ भी देखे हैं, उसके अंदर आप काफ़ी चीज़ों के बारे में, हर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप जैसे कि मैंने देखा है कि आप माइंड कोच भी करते हैं, आप लोगों को बिज़नेस ग्रो करने के लिए भी उनको आइडियाज़ देते हैं और अभी आपने काफ़ी एक इंश्योरेंस के ऊपर आपने काफ़ी अच्छा अपना एक स्पीच और अपना एक पूरा व्यूज़ दिया था। तो उसके बारे में सर थोड़ा हमें बताइए कि उस चीज़ को आप किस तरीके से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं बात को? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका प्रिंस जी, और आपने मौका दिया मुझे इस पर मेरा विश्लेषण करने का। देखिए, आज इंडिया में इतनी इंश्योरेंस होने के बाद भी सिर्फ 28% लोग हेल्थ इंश्योरेंस को कवरेज करके बैठे हैं। और एक बीमारी, यू आर अवे फ्रॉम पॉवर्टी, अगर आपके परिवार में एक बीमारी आ गई और इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, उस बीमारी में जितने पैसे लगेंगे आप वापस पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाओगे। आपकी सारी मेहनत 10 साल 15 साल की पानी हो जाए। इसलिए हमें यह समझने की बहुत जरूरत है कि हमें अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहिए फॉर वेलबींग ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली मेंबर्स। मैं ये स्पीच जब देता हूं, उसका मकसद ये होता है कि लोग अपना फाइनेंस प्लानिंग करने के पहले अपनी इंश्योरेंस प्लानिंग, because no planning of finance will be successful if you are not covered adequately for your health and life. आज आप एक अच्छी जॉब पे हो, आपको साल का 30 लाख मिल रहा है, ये कोई इनहेरिटेंस नहीं है। आप खत्म, जॉब खत्म, इनकम खत्म। लेकिन अगर आपने अपनी जॉब का 20 गुने का टर्म इंश्योरेंस कर लिया, विच विल कॉस्ट यू नॉट मोर देन 35,000 एट योर एज पर एनम, 3,000 रुपया महीना, तो आपकी फैमिली को आप ये मान के चलिए 6 करोड़ रुपए मिल, जिसमें आपके बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी अच्छे से हो जाएगी। वरना उनकी लाइफ कैसी सेटल्ड होगी, यू कैन नॉट इवन। और सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि मैं इसलिए बोलता हूं लोगों को इंश्योरेंस के बारे में। पहले तो क्या था कि इनकम टैक्स में एटीसी क्लॉज था, तो लोग ईयर एंड में जबरदस्ती इंश्योरेंस, पीएफ वगैरह ले लेते थे। लेकिन जैसे जैसे गवर्नमेंट ने न्यू सिस्टम पर लोगों को ट्रांसफर करना शुरू किया, ऑप्शन दिया, मैं देख रहा हूं लोग सेविंग ही नहीं कर रहे। और मजे की बात क्या मालूम है, जिनके पास टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, उसका उन्होंने बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस कर रखा है अपनी जिंदगी का। वो समझते हैं वो इमोर्टल है। अरे भाई, तुम्हारा स्कूटर 1.5 लाख का होगा, तुम्हारी गाड़ी 5 लाख की होगी, 7 लाख की होगी, तुम्हारी एक आंख की कीमत 20 लाख है, तुम्हारी एक लीवर, आधी लीवर काट के दोगे, 65 लाख कीमत है उसकी। तो अपनी बॉडी को सबसे पहले इंश्योर। और सबसे बड़ी बात है, तुम्हारी जो ग्रोथ हो रही है वो 8% से हो रही है। इंश्योरेंस का जो खर्चा बढ़ रहा है वो 16% से बढ़ रहा है। यानी कि आज जो बाईपास 4.5 लाख में हो रहा है, 5 साल बाद, 4.5 साल बाद एग्जैक्टली विल कॉस्ट यू 9 lakhs। और आपकी इनकम अगर आज 25,000 है, तो जितना इन्फ्लेशन है उतनी इनकम बढ़ रही है, तो आपके पास कुछ बच नहीं रहा है। इनफैक्ट आपकी लाइफस्टाइल डाउन होती जा रही है। तो अगर आप अपनी प्रायोरिटी में अपनी इंश्योरेंस को नहीं रखोगे, अपनी, अपने बच्चों, अपनी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस, तो यू आर टेकिंग टू बिग रिस्क। और इसको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, इसको बोलते हैं फैटल मिस्टेक्स इन लाइफ विच आर अनरिकवरेबल। आज अगर आपने 30 साल की उम्र में इंश्योरेंस लिया, आपका प्रीमियम अलग होता है। आप 60 साल की उम्र में प्रीमियम लोगे। अब तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि किसी भी उम्र में लेना पड़ेगा, नहीं तो पहले तो इंश्योरेंस कंपनी देती ही नहीं थी। और प्रीमियम इतना होता था कि आदमी सोचता था इससे सस्ता तो मेरे को
इलाज हो जाएगा, बट फैक्ट वो नहीं है। आज हॉस्पिटल एक्सपेंसेस क्योंकि इंडिया में इतने सस्ते हैं कि पूरी दुनिया से स्पोर्ट्स हेल्थ टूरिज्म के लिए लोग आने लग गए। आज 38% टूरिज्म जो इंडिया को हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ हेल्थ इंडस्ट्री। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे लोगों को लाइफ कोचिंग देना या उनको मोटिवेट करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें इस बात का एहसास कराना कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी हेल्थ इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट। और इसका मैं आपको लाइफ एग्जांपल देता हूँ। 5 साल पहले मुझे अचानक पता चला कि मेरे गले में गॉइटर हो गया और अधिकतर डॉक्टर ने बोला ये कैंसर है। रिपोर्ट्स 50% बोल रही थी कैंसर है, 50% बोल रही थी नहीं। मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने 7वें दिन ही सुल्तान प्रधान से अपना ऑपरेशन करवाया। तकदीर मेरे साथ थी, मेरे को कैंसर नहीं था। लेकिन जब मैं इलाज के लिए जा रहा था, तब मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस जो ली हुई थी सिर्फ 4 महीना पुरानी थी और मेरी लाइफ सिर्फ 5 लाख कवर। उस एक इंसिडेंस ने मुझे इतना अच्छा सिखाया। आज मेरी फैमिली का हर मेंबर 6 करोड़ रुपए कवर है हेल्थ, और हमारी फैमिली एज अ होल 135 करोड़ रुपया कवर कर रखा ना हमने अपनी लाइफ। तो भाई जिंदगी के महत्व को समझो। अपनी जिंदगी अपने लिए है ये तो मालूम है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी जिंदगी तुमसे ज्यादा जरूरत है तुम्हारी फैमिली को। इफ यू आर ओनली ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, या आप बीवी बच्चा और वाइफ और आप मिलके स्पाउस और वाइफ मिलके अगर कर रहे हैं, तो वो जो गैप क्रिएट होगा एक आदमी के नहीं रहने से, एक अच्छा खासा परिवार बिखर जाए। तो मैं सोचता हूं कि अगर मेरे स्पीच से उस महफिल में एक आदमी ने भी इंश्योरेंस ले लिया, तो कम से कम एक आदमी को तो मैंने वापस बीपीएल में जाने से बचा लिया। 100% सर। सर, आपकी ये जो इंश्योरेंस के बारे में आपने बताया और इतने अच्छे ढंग से जो समझाया विद योर लाइफ एग्जांपल, आई बिलीव ये वीडियो जो भी देख रहा होगा, वो अपने फैमिली के लिए, अपने बूढ़े माता-पिता के लिए और अपने खुद के लिए इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखेगा, क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस और उसका दोनों चीज़ आपने ज़रूर अभी इस पूरा वीडियो के अंदर में बताया। और सर, आपने आपका मैं जितने भी पुराने शोज़ देखा हूँ या आपके जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनमें आपका एक बहुत जो बोल सकते हैं कतिया कलाम वर्ड रहता है व्हिच इज़ बाउंस बैक, और आप रिजेक्शंस को लेके बहुत ज़्यादा कि उसको लेकर आप बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, उसको लेके बहुत ज़्यादा आप बातें भी करते हैं। तो उसको लेके थोड़ा एक्सप्लेन करिए सर, हमारे ऑडियंस को बताइए कि बाउंस बैक एंड रिजेक्शंस का क्या कनेक्शन है? लाइफ में कोई भी चीज इजीली नहीं आती। आप जो प्रोजेक्ट करते हो, अगर सब कुछ वैसे होने लग गया तो पूरी जिंदगी में सब आदमी पैसे वाले रहेंगे ना। सी टू स्टार्ट अ एंटरप्रेन्योर जर्नी और अ जर्नी एज अ सर्विसमैन, यू प्रोजेक्ट सर्टेन थिंग्स फॉर योर लाइफ, बट जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा लाइफ आपको प्लेट में वैसे ही मिलेगी। एंड देर आर एंटी फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू, एंड समटाइम गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज ओवरनाइट कैन मेक योर बिजनेस स्क्रैप। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, कोडाक फिल्म, एक जमाने में कोडाक पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल करता था। उनको लोगों ने बहुत समझाया डिजिटल आ गया है, डिजिटल आ गया है, नहीं किए। जिस आदमी की मोनोपोली थी उस आदमी की कंपनी 2 कौड़ी की हो। एक टाइम पे नोकिया 53% मार्केट शेयर ओन करता था, जो कि आज तक एप्पल ने भी नहीं किया, सैमसंग ने भी नहीं किया। उसने स्मार्टफोन नहीं लाया, उसने अपने सॉफ्टवेयर को एम्बियन से चेंज नहीं किया एंड्रॉइड में या दूसरे में। एज अ रिजल्ट लोग भूल गए। लेकिन जब उसको समझ में आया, नोकिया बाउंस्ड बैक। ही केम बैक विद नोकिया ब्रांड, with better phones at cheaper price. Today it's holding 10.2%. तो जिंदगी में आप गलती करोगे, ये आप मान के चलो, टू अर्न इज ह्यूमन नेचर, बट उस गलती को पकड़ के छाती पकड़ के बैठ जाना, ये बेवकूफी है। जितनी जल्दी आप बाउंस बैक करोगे उतना ही जिंदगी अच्छी है। अगर आप एक रोलर कोस्टर पे अगर बॉल फेंकोगे और एक प्लेन सतह पे बॉल फेंकोगे और दोनों की लेंथ बराबर है और आप सोचोगे ये तो ऊपर नीचे हो रहा है, ये तो जाएगा ही नहीं। द मोमेंटम इट टेक्स व्हाइल ड्रॉपिंग डाउन हेल्प्स इट टू इंक्लाइन फर्दर। एलिवेशन। एलिवेशन में हेल्प करता है। तो अगर आपने बाउंस बैक की, आप यहां तक गिरे तो आप यहां तक उठिए, यहां तक फिर गिरे, यहां तक उठिए। कीप डूइंग, द मैसेज इज कीप डूइंग। और आप अगर छोड़ के भाग गए, वो जो कहते हैं घबरा के हम मर जाएंगे, वो जो कहते हैं घबरा के हम मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन नहीं आया तो कहां जाएंगे।
सर काफ़ी इंटरव्यूज़ में मैंने आपको कहते हुए सुना है कि कम्युनिकेटिंग विद अ अनप्रिपेयर्ड माइंड इज़ नॉट इम्पैक्टफुल। इसके बारे में सर इसमें थोड़ा लाइट दीजिए, क्या है? इसको थोड़ा समझाइए हमें प्लीज़। यस, देखिए आज का बिजनेस चलता है नेटवर्किंग पे एंड कम्युनिकेशन। यू शुड हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले आए फॉर विच द मार्केट इज नॉट प्रिपेयर्ड, तो फेल हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने अपने पिताजी से बोला जब आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे थे, पापा मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए। तो क्या सोचते हो, पापा आपको मोटरसाइकिल लाके देगा? एक थप्पड़ा मारेगा। हुँ, अब आप रोज चिंग 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 मोटरसाइकिल चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मोटरसाइकिल चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा। रात को मम्मी उनके दिमाग में भरती रहेगी, बेटे को ले दो ना, बेटे को ले दो ना। अब उसका दिमाग प्रिपेयर्ड हो रहा है, आपके बर्थडे तक उसका दिमाग पूरा प्रिपेयर्ड हो गया। बर्थडे के दिन आपको बोलते हैं ये मोटरसाइकिल मैं तेरे लिए लाया। द डिफरेंस इज, आपने जब ये न्यूज ब्रेक की, ही वॉज नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड बिकॉज ही लव्स यू सो मच, कि अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर गिर गया, हाथ पांव टूट गए, लेकिन आपको क्या दिखा? माई फादर डज नॉट लव मी। आपने उसकी फीलिंग नहीं समझी। इट्स नॉट फॉर मनी, इट्स फॉर हुँ, सेफ्टी। अगर कुछ हो गया मेरे बच्चे को, तो मैं क्या करूंगा? लेकिन जब मम्मी ने रोज प्रिपेयर करना शुरू किया उनके दिमाग को, तो उनको लगा कि जब दुनिया में इतने लोगों का कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे बच्चे का होना भी एक पेसिमिस्टिक थॉट है, एंड आई हैव टू ओवर। अगर आप कुछ एक बीज को छोड़ के, अगर आप बीज को ऐसे फेंक दो, तो कोई खेती पैदा नहीं होती। उसके लिए आपको लैंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। लेकिन 2-4 बीज ऐसे हैं जो सुओ मोटो उग जाते हैं। तो इट इज़ सेड, लोग बोलते हैं मैं अच्छा कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अच्छा कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपको समझना स्थान, काल, पात्र। आप किसके सामने बोल रहे हो? पात्र। कब बोल रहे हो और कहाँ बोल रहे हो? आज मैं आके आपको बोलूं, आपको पॉडकास्ट नहीं आता, यहाँ पे बैठ के अगर बोलूं, तो ये पॉडकास्ट में आएगा भी नहीं और मेरा पॉडकास्ट भी नहीं है। लेकिन मैं अगर पॉडकास्ट के बाद आपको समझा के बोलूं, यू नीड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल, यू विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। करेक्ट। स्थान, मेरा पहला वाला स्थान गलत था। दूसरा वाला स्थान जब मैंने आपको अकेले में बोला, इट वॉज माई लव फॉर यू। पात्र वही है, हुँ, लेकिन जगह बदल गई, समय बदल गया। राइट। तो आदमी को अपने शब्दों को तोल मोल के बोलना चाहिए, और हमेशा देखना चाहिए कि उनके जो सेंटेंसेस जो वो यूज करते हैं, सामने वाला उसको उसी परसिवरेंस में समझे। अब आप बोल रहे हो उसको कुछ और, वो समझ रहा है कुछ और, तो ये कम्युनिकेशन गैप से आप में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एंड आप चाहे उसके भले चाहने वाले हो, फिर भी आप उसका बुरा बन जाओगे उसकी नजर में। जैसे अगर आपने मुझे अकेले में बोला कि सर आप इतने ज्यादा फिल्मी अंदाज में रहते हो, ऐसा लगता है बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम, हो सकता है मैं माइंड नहीं करूं। लेकिन अगर आप मुझे पब्लिक में बोलोगे, तो हो सकता है मैं आपको चाटा भी मार दूं। व्हाट इज एज? एज हुँ, इज अ नंबर। आई एम यंगर देन यू। सो द थिंग इज, द परसेप्शन इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कम्युनिकेशन टू अ अनप्रिपेयर्ड माइंड इज ऑलवेज अ वेस्ट। इट डजंट मीन कि तुमने एफर्ट्स नहीं किए, तुमने समय के पहले एफर्ट्स कर दिए। बेटे को भी काम कराना है ना, तो पहले उसको पुचकार के बोलना पड़ता है। मुझे मालूम है बहुत छोटा काम है, तो 5 मिनट में कर देगा, लेकिन तेरी बहन को बोलूंगा तो 25 मिनट नहीं होगा। तो वो सोचेगा अरे बाप को मेरे से इतना एक्सपेक्टेशन है। सो यू आर प्रिपेयरिंग द माइंड बिफोर यू गिव इंस्ट्रक्शंस। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे गो एंड कम्युनिकेट टू अनप्रिपेयर्ड माइंड। कल आप एक ऐसा प्रोडक्ट ले आओ कि आप हाथ से पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन कर, अब आपने उसके बारे में सुना ही नहीं, आप बोले पागल हो गया ये, आप ऐसे ऐसे हवा में करोगे तो लोग बोलेंगे पागल है, इसका दिमाग का स्क्रू खराब हो गया। बट अगर उसी की एड आने लग गई, योर मोशन जेस्चर विल रन द थिंग्स फॉर यू, तो जब भी आप ऐसे करोगे लोग नहीं समझेंगे जादू कर रहा है, पीपल विल नो। करेक्ट। जैसे मैं आपको बताऊं, आज से 20-18 साल पहले आप मोबाइल में बात करते थे, तो लोगों को लगता खाली शोबाजी कर रहा है, इतना महंगा कहाँ बात कर रहा हो। लेकिन उनको नहीं मालूम कि उनका वक्त उससे बहुत महंगा है। If mobile is costing 16 rupees 80 paisa, perhaps their time was costing 50,000 rupees
per hour, it makes 1000 rupees per minute. तो स्थान काल पात्र आपको देखना पड़ेगा। अब आप देखो मैं आपको बताता हूँ, अनदर एग्जांपल आई गिव यू। 20 साल पहले जब हम राजस्थान जाते थे, अंग्रेज पे हँसते थे। साले कितने बुड़बक पानी को पीते हैं बोतल में लेके। हँसते थे कि नहीं हँसते थे? आज इस देश का गरीब आदमी भी पानी लेकिन हाइजीनिक पीना चाहता है, चाहे वो एक टाइम भूखा ही सो जाए। व्हाई? बिकॉज़ इन 20 इयर्स हमने लोगों का सोचने का तरीका बदल दिया और उसके बाद 2 रुपए का पाउच लाके दे दिया उनको कि भाई तुम 2 रुपए वाला पाउच पी लो, ये पी लेगा 15 रुपए वाली बोतल और उसको ज़्यादा बड़ा आदमी है, वो पी लेगा 500 की और टीवी में देखते हैं लोग 2 लाख रुपए का भी बोतल पीते नो हैं। एंड। सर अभी आपने कम्युनिकेशन के बारे में हमें इतना अच्छे से सब कुछ सारी चीजें बताई विद ड्यू एग्जांपल्स। आई बिलीव अब मुझे भी पता चल गया है कि कम्युनिकेशन कहाँ और क्यों और किस तरीके से इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। अब सर उसके बाद मैं आपसे एक और चीज़, क्योंकि मैं आपको बहुत दिनों से फॉलो भी कर रहा हूँ, आपके हर एक इंटरव्यूज़ और हर एक जितने भी आप शोज़ करते हैं उसमें मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप हर इंटरव्यू में अपने 2 ट्रीज़ के बारे में, आप अपनी स्टोरीज़ के पेरेंटिंग के बारे में। पेरेंटिंग के बारे में आप थोड़ा बताते हैं। तो सर उसको थोड़ा इलैबोरेट कर करिए, हमारे ऑडियंस को उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताइए सर। देखिए, जैसे-जैसे जनरेशंस नई आती जाती है, दे आर बिकमिंग पजेसिव फॉर देयर चाइल्ड। ये ड्रामा शुरू हुआ था मिलेनियल से और ज़ेन ज़ी तक आते-आते बहुत ज़्यादा ही हो गया। आज जो पेरेंटिंग हो रही है ना, वो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है। ये माँ-बाप बच्चे के सर के ऊपर मंडराते रहते हैं। जो ही उनका बच्चा कोई प्रॉब्लम में आता है, लैंड करते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर वो हॉवरिंग करने लगते हैं। एंड वी कॉल देम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। बट द फैक्ट इज़, इफ योर चाइल्ड इज़ इनकेपेबल, इफ ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, डूइंग अ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज़ स्टिल एडवाइजेबल। लेकिन अगर आपका बच्चा एक नॉर्मल बच्चा है, दूसरे बच्चे के जैसे बच्चा है, दिस हैबिट ऑफ योर्स विल किल हिम। आई गिव यू एन एग्जांपल। 2 दोस्त थे, दोनों ने 2 पेड़ लगाए। एक ने अपने पेड़ को खूब पानी दिया, खूब खाद दिया, खूब मदद की उसकी, बहुत मदद की। दूसरे ने कुछ भी नहीं किया, पेड़ लगा के बस भूल गया। दोनों पेड़ बड़े हुए, जिसने खूब मेहनत की थी उसका पेड़ बहुत सुंदर हुआ, बहुत उसमें फल लगे, इसके में थोड़े कम फल लगे, फल इसमें भी लगे और वो अपना सर ऊंचा करके चलता था, जैसे कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं। अब आया तूफान एक दिन, बहुत भयंकर तूफान। तो जिस आदमी ने खाद वगैरह दी थी, उसने सोचा मेरे पेड़ को तो कुछ होगा नहीं और जिसने कुछ भी नहीं किया था, वो बोला मेरा पेड़ तो गिर जाएगा। सुबह आके जब देखा गया, तो जिस आदमी ने खाद वगैरह सब दिया था, उसका पेड़ नीचे पड़ा था और जिसने कुछ नहीं किया था, वो इरेक्ट। नाउ व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? जब आपने अपने बच्चे को, अपने पेड़ को सब कुछ दे दिया, तो उसकी जड़ नीचे गई नहीं पानी लेने के लिए, उसकी पकड़ नहीं बनी। जब आपने अपने पेड़ को पानी खाद नहीं दिया, तो उसकी जड़ें नीचे जाती गई, उसकी पकड़ स्ट्रांग होती गई और वो हर तूफान को कर सकता है। आप अपने बच्चे की मदद तब तक ही कर सकते हो जब तक वो आपसे लेना चाहे। लेकिन आपकी इस जद्दोजहद में आप उसको एक कैपेबल इंसान नहीं बनाओगे, एक डिपेंडेंट इंसान बना दोगे, जिसकी लाइफ की वैल्यूज़ विल बी स्कैटर्ड। तो सर बेसिकली इस जिस स्टोरी से मेरे पास क्वेश्चन आया आपका, तो क्या प्रोटेक्शन देना, जैसे पेरेंट तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने चाइल्ड को, तो क्या देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लविंग, protections and overprotection. ओके, ओके, ओके। Love your child, there is no harm. आप अपने बच्चे को लव करिए, बट द लव शुड बी अ डिटैच्ड अटैचमेंट। गॉट इट। समझे मेरी बात? हुँ, 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 नाउ हुँ। व्हाट इज डिटैच अटैचमेंट? अगर आपका बच्चा हॉस्टल में पढ़ने चला गया और आप दिन भर आंसू बहा रहे हो और दिन भर उसको वीडियो कॉल कर रहे हो, लास्ट में एक दिन उकता के वो अपना फोन ही बंद कर देगा। दिस इज नॉट, दिस इज क्रेजी। आपको करना ये चाहिए, जब वो घर आए उसके मनपसंद का सब खाना बनाओ, उसके मनपसंद दोस्तों को बुलाओ। So do not bother him with your remembrance when he's away.
डिटैच हिम, एंड व्हेन ही कम्स बैक, अटैच हिम। जब वो स्कूल चला गया, भूल जाओ उसको, लेकिन स्कूल के आने के बाद उसने खाना खाया कि नहीं खाया, खेलने गया कि नहीं गया, बिकॉज़ मेंटल हेल्थ टुडे इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। तो मेंटल हेल्थ के बारे में भी आपने काफ़ी बातें की है और मेंटल हेल्थ आज के यूथ में और आज के जनरेशन को आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो नॉलेज या सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है वो रिक्वायर्ड है मेंटल हेल्थ के ऊपर ही, क्योंकि लोग अपना वर्क लाइफ और अपने फैमिली लाइफ को दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो इसके बारे में सर आप कुछ टिप्पणी देना चाहे या कुछ बताना चाहे जिससे कुछ लोग इम्प्रूव कर पाए अपना लाइफ? देखिए, इसका तो जवाब हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले दे। धीरे धीरे मनरा, धीरे सब कुछ होए, ऋतु आए फल लगे। मानस क्या करे? मतलब जिंदगी में आप हर चीज को हड़बड़ा नहीं सकते। आज जब आप ओवर एक्साइटमेंट में होते हो, आपको रिजल्ट चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है, जब आपको रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट नहीं होता है, आप हताश हो जाते हो। जब आप हताश होते हो तो आपका सेरोटोनिन लेवल जो ब्रेन में है, ओवरफ्लो करने लगता है। आज आप देखिए, पहले इन्होंने लाई, सबसे पहले ओला, उबर, ठीक है? कि भाई आप गाड़ी क्यों चला रहे हो? आप हमारे में चलो। फिर गरीब आदमी बोला हम कहाँ चढ़े? तो इन्होंने फटफटी भी ले आया, रैपिडो। रैपिडो। फिर ये बोले आप खाना खाने बाहर क्यों जा रहे हो रेस्टोरेंट में? हम खाना आपको घर पे देते हैं, सस्ता देते हैं। आपका वो मूवमेंट भी बंद कर दिया। फिर इनके दिमाग में आया कि ये तो खाना-वाना तो ठीक है, अमेज़न से सामान तो 2 दिन बाद आता है। हम 10 मिनट में सामान डिलीवरी करेंगे। ब्लिंकिट। ब्लिंकिट आ गया, ज़ेप्टो आ गया। अब आप समझिए, ये जो जनरेशन आज की है, जो हिलेगी-डुलेगी नहीं, क्या होगा? ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी होगा, तो ओबेसिटी का फर्स्ट थिंग है आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस, और जो ही आपके हार्मोन्स डिसबैलेंस हुए, आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट। टुडे इंडिया हैज़ गॉट, आज उसको जितना पाकिस्तान और चाइना से थ्रेट नहीं है, उससे ज़्यादा थ्रेट है उसकी आज की जनरेशन की मेंटल हेल्थ, बिकॉज़ टुडे 87% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल। और इसको सुधारने का बहुत सिंपल तरीका है। आपको जो गेम पसंद है वो खेलो। कम से कम दिन में 2 किलोमीटर वॉक करो और सुबह जल्दी उठो। अगर नहीं उठ सकते तो रात को आप किसी भी काम, लोम-विलोम करो, कुछ भी करो। आपको किताब पढ़ने अच्छा लगता है, किताब पढ़ो, लेकिन कुछ तो करो। ये क्या दिन भर स्क्रॉल, that will not make your life, because most of the things what you see on the TV or on Instagram are wrong. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, कल मैंने बहुत अच्छी रील देखी। एक सहेली दूसरी सहेली से पूछती है, कल रात तेरा कैसा गया संडे? बोला मेरा संडे तो बहुत मस्त था। मेरे हस्बैंड मुझे कैंडल लाइट डिनर कराए, फिर हमने वॉकिंग की, बाहर खाना खाए। मेरा पति ने तो कुछ भी नहीं किया। उसने अपने पति को बहुत डांट दिया। रात को उसका पति सब सुन के सुबह ऑफिस गया, अपने फ्रेंड से पूछा, कल तेरा संडे कैसा गया? बोला तेरा कैसा गया? बोला मेरा तो मस्त गया, मैं तो घर पे रहा, घर पे खाना खाया, घर पे। बोला यार मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना भूल गया था, तो घर की लाइट चली गई। लाइट चली गई तो श्रीमती जी ने खाना नहीं बनाया, खाना नहीं बनाया तो मुझे होटल जाना पड़ा। होटल में इतने पैसे लग गए कि वापस आने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमको पैदल आना पड़ा, और पैदल आके कैंडल लाइट में हमको घंटों बैठना पड़ा, बिकॉज़ नींद नहीं आ रही थी। अब आप देखो, एक मजबूरी को उसने एक एंटरटेनिंग लाइफ बना दी, और आप सोचने लगे कि उसके पास सब है, मेरे पास कुछ नहीं। एक काफ़ी थिन लाइन है रील एंड रियल लाइफ में। तो सर जैसे अपने ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, अगर यही सारी चीज़ें कोई 22 साल का एंटरप्रेन्योर हमारी वीडियो को अगर देख रहा हो, तो आप अपनी साइड से उसके लिए क्या एक होता है ना सर एक हुकअप मैसेज जो कि हाँ, जैसे आपका एक कहना है बाउंस बैक, आपका एक कहना है कि नेवर गिव अप, तो वैसे ही आप उस चीज़ को उसको क्या कहना चाहोगे कि उसको कैसे अपने लाइफ को आगे देखना चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए, एक 22 साल का बच्चा जो होता है ना, इट इज़ अ रॉ स्टील, इट इज़ टेकिंग शेप। उस वक़्त उसको पता नहीं होता है कि रिजेक्शंस आर पार्ट ऑफ लाइफ।
एवरी आर्ग्यूमेंट इज नॉट मेंट फॉर फाइटिंग। रिजिलियंस की इंपॉर्टेंस उसको पता नहीं होती है। वो कंपेयर करते हैं अनइवन प्लेटफॉर्म्स को, जो कि उनके लिए फैटल होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार एक गधा देखा कि लोमड़ी घास खा रही है, तो उसने बोला तुम्हारी जिंदगी तो मस्त है, हरी हरी घास खा रही हो। लोमड़ी बोली हरी घास, मैं तो नीली घास खा रही हूँ। बहुत आर्गुमेंट हुआ, राजा के पास गए। राजा के पास जाके गधे ने बोला कि कितना पागल है ये लोमड़ी, हरी घास खा रही है और बोल रही है नीली खा रही हूँ। तो आप बताइए महाराज, घास कैसी? महाराज ने बोला घास तो नीली है। लोमड़ी हंसते हंसते चली गई। महाराज ने बोला गधे को 50 चाबुक लगाओ। गधा को जब 4 चाबुक पड़े तो उसने पूछा महाराज मेरी गलती क्या है? बोला जब तुमको मालूम था कि तुम गधे हो तो तुमको आर्गुमेंट करने की जरूरत क्या थी? एवरी फाइट इज नॉट मेंट फॉर आर्ग्यूइंग। हर बात में हम ये तो नहीं उठा सकते ना। कई बातें सुन के नजरअंदाज भी करना होता है। और सबसे बड़ी चीज जो लाइफ में मैं जो एक मैसेज लोगों को देना चाहूंगा, दैट इज सक्सेस इज 10% ऑफ योर टैलेंट्स, ओनली 10% एंड रेस्ट 90%? is discipline. If you are a disciplined person, nobody can stop you from being successful. So try to be disciplined. अगर आपको 3 बजे पहुंचना है तो आप 3 बजे पहुंचिए, या अगले से पूछिए कितना बजे शुरू होगा, उतने बजे पहुंचिए। लेकिन 3 बजे बोल के 5 बजे आप पहुंचोगे, हो सकता है अपने देश में आपके रुतबा की वजह से लोग आपको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन जो ही इस भारत की बाउंड्री से बाहर निकलोगे और आप अगर 2 मिनट भी लेट हो गए, जापान, फ्रांस, रसिया, वो आपको एंटरटेन भी नहीं करेगा। और तब तक आपकी हैबिट्स इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोचोगे 3 मतलब 5। लोग लेट खुद होते हैं और ब्लेम देश को करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, अरे भाई लेट तू हुआ है, इसमें देश का क्या बदनामी है? लोग करते हैं। सर, अब आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड करेंगे। उसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आपको अपने हिसाब से उसका आंसर मुझे जो क्वेश्चंस बताने लायक होंगे वो मैं बताऊंगा। पक्का पक्का डन। जहां मेरे रिजर्वेशंस होंगे मैं बोलूंगा पास। ओके सर। तो सर, जैसे आपने अपने बिजनेस के बारे में बताया, आपने पूरे लाइफस्टाइल के बारे में बताया, आपने पूरी स्टोरी के बारे में बताया, तो आपसे एक ही चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने कितने अटेम्प्ट्स लिए? देखिए, अनगिनत अटेम्प्ट्स हुए होंगे, अब तो याद करना भी मुश्किल है। बट सक्सेस नेवर कम्स इन वन गो, इट ऑलवेज कम्स इन पार्ट्स। एंड एट एवरी, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, वहां कुछ क्षण विराम करने के बाद फिर नेक्स्ट जंप मारनी होती है। अगर आप एक ही बार में लंका को पार करने जाओगे पॉसिबल और नहीं। अगर आपका मिस जजमेंट हो गया तो समुद्र में ही गिरोगे। राइट। सर, एक ऐसा कौन सा डिसीजन है जो आपने लिया और आपका वो लाइफ चेंज कर दिया उस डिसीजन ने? दैट्स अ वेरी मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मैं समझता हूं मेरा एक डिसीजन जिसने मेरी लाइफ चेंज की आज, वो है टू बिकम अ स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर। हालांकि फाइनेंशियली मुझने मुझे बहुत धक्का दिया, 25 करोड़ से ऊपर मेरा लॉस हो गया 4 साल में। बट जो मजा फील्ड पे आता है, जो मजा उस तालियों के गड़गड़ाहट में आता है, और जो रिकॉग्निशन दुनिया से मिली, उसके सामने पैसे की कोई वैल्यू नहीं। जब मैं पैसे कमाता था, टॉप ऑफ माय करियर पे था, मुझे हार्डली 600 लोग जानते थे। आज मुझे पैसा खो रहा हूं, जम के खो रहा हूं, 50 लाख रुपए महीना खो रहा हूं, लेकिन एक 1.6 करोड़ लोग मेरे फैंस हैं। दैट्स तो नाइस। दाग धब्बे अच्छे होते हैं। सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अगर सर आपको एक दिन के लिए हमारे स्टेट का स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दे, आपके स्टेट का कि हाँ वेस्ट नेशन बंगाल का? नेशन का बना दे स्पोर्ट्स नहीं, मिनिस्टर। आपका स्टेट का बना के कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आपको इंडिया का एक दिन के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दे, तो आप ऐसा क्या चेंजेस लाओगे जो आपके हिसाब से बहुत मेजर चेंजेस होना चाहिए? इट्स अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। देखिए, इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 में बनी थी, उसके बाद बनी 2025 में। 11 अगस्त को
पार्लियामेंट में रखी गई थी। 12 अगस्त को दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया। 19 अगस्त को राष्ट्रपति ने पास किया। लेकिन आज तक उसका पासिंग होके लॉ बन गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसमें बहुत सी शर्तें थी कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। आज देखिए हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है इंटरनेशनली, जिसके लिए हम बदनाम हैं, इज नॉट बिकॉज वी हैव लैक ऑफ टैलेंट्स। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम है डोपिंग के। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इल्जाम है मिस डिक्लेरेशन ऑफ एज। आप एक बात सोचिए, कल आपका एआई का ये हो रहा था, उन्होंने एक चाइनीज रोबोट को बता दिया हमने बनाया। क्या वो जरूरत थी यार? इतनी थू हुई। आप अपनी एज को मिस डिक्लेयर करते हो। एक एक्सरे आपकी बॉन्ड डेंसिटी देख के बता देगा आपकी एक्चुअल रियल लाइफ क्या है। आप झूठ भी कैसा बोल रहे हो जो पकड़े जाएगा। और मैं समझता हूं, बिफोर वी गो फॉर नर्चरिंग ऑफ टैलेंट्स, बिफोर वी गो फॉर more leaks at state level, village level, and district level, there is more important. One message should be passed to everybody in the system and out of the system that doping is no more pardonable. Once you are caught taking drugs, बैन कर all your medals will be forfeited, taken back, and your career will be finished. That one message I will give to the nation first. Number two, I will make all the guidelines of the International Sports Federation adopted in India so that we can call more and more teams to our ecosystem. At present, India is only a superpower in cricket. Because, we react, we never act. अब इसका मतलब क्या हुआ? 1983 के पहले क्या क्रिकेट नहीं था? बहुत था। लेकिन हम 1983 में जीत गए, हमको उसी समय देशभक्ति आ गई और हमने किले फाड़ने शुरू कर दिए। लेकिन आपको क्या पता है, 1983 की वर्ल्ड कप टीम को देने के लिए बीसीसीआई के पास 0 पैसा था। उनका बैंक बैलेंस 80,000 रुपए था। लता मंगेशकर जी ने दिल्ली में शो किया, उस शो में 32 लाख रुपए उठे, तब हर प्लेयर को 2 लाख रुपया दिया गया। आज जो रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड है, अगर हमने थोड़ी सी मेहनत बाकी स्पोर्ट्स में कर ली, मैं आपको सच बोलता हूं, इस देश में टैलेंट की कमी नहीं। इस देश में कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस देश में कमी है इन टैलेंट को सपोर्ट करने की। नहीं तो आप एक बात बताइए, पूरी दुनिया को, चाहे वो दिमाग का खेल हो या कुछ भी खेल हो, हम कंट्रोल करते हैं। दुनिया की बेस्ट 20 कंपनी देख लीजिए, टॉप पे इंडियन बैठा हुआ है। तो जिसका दिमाग इतना शार्प है, उसका क्या बॉडी एकदम जीरो है? नहीं। हमें खेल को और प्रोत्साहन देना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा, हर स्टेट को बोलना पड़ेगा कि अगर तुम ओलंपिक गोल्ड लेके आते हो, हम तुम्हें 5 करोड़ रुपए देंगे। अगर सिल्वर लाओगे 3 करोड़ देंगे, अगर ब्रॉन्ज लाओगे 2 करोड़ देंगे। आज सिर्फ दिल्ली और पंजाब दे रहा है। तो जितने प्लेयर आ रहे हैं दिल्ली पंजाब से आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे आपके यहां से? आप 2 रुपया नहीं देते हो। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक प्लेयर जब अपनी जिंदगी देश के लिए देता है, तो उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है उसकी फैमिली की सेफ्टी। वो कहां से आएगी? अब इस गवर्नमेंट ने इस बिल में एक काम किया है, ये 60,000 रुपया देंगे 3,000 प्लेयर को, 12 साल से ऊपर को, फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। कि तुमको कोई भी टेंशन नहीं है अपने घर खर्चे का, तुम सिर्फ स्पोर्ट्स को। जिस दिन हमने ये कर लिया, उस दिन आप समझ लो इंडिया आत्मनिर्भर खेलों में भी हो जाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मेरा जो इतना कुछ जानने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक फायर आपका खत्म हो गया? हाँ, क्विक फायर में खत्म हो गया है। उसमें लास्ट क्वेश्चन एक ये है सर, कि आज जो यूथ है, ये यूथ को आप अपने साइड से क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करे तो वो लाइफ में आपके जैसे
या आप जैसे बड़े एंटरप्रेन्योर जैसे कुछ बन सके लाइफ में? मैं इनफैक्ट मैसेज देना चाहता हूँ, नॉट टू द यूथ बट अ जनरेशन बिहाइंड देम। ये जो जेनजी के ऊपर जो जनरेशन है मिलेनियल्स, और उसके ऊपर जो जनरेशन है जनरेशन एक्स, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि क्रिटिसाइज करना बंद करो जेनजी को। दे आर द मोस्ट कैपेबल generations which has come out so far in the world. Believe in them. उनको ताने मारने से वो काम नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, कोई भी जेनजी का आपने आज तक फोन की घंटी नहीं सुनी होगी, क्योंकि उनका फोन साइलेंट ही रहता है। और जब आप फोन मिलाओ, उनका मिस कॉल हो गया तो आप चिल्लाने लगते हो। एक तो तुम कभी जिंदगी में फोन चालू नहीं रखते, पता नहीं क्या स्टाइल है तुम्हारी। लेकिन वो इतने नोटिफिकेशन आते हैं उनको, इस न्यूज़पेपर का, उस न्यूज़पेपर का, क्योंकि उनको अपडेट रहना है। टिंग 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 बजेगा तो एनवायरनमेंट में साउंड पोल्यूशन हो रहा है। दे डोंट वांट दैट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट। आप अक्सर सुनोगे, मेरा बेटा तो आलसी है, मैं अपनी जिंदगी में ये किया था, मैं अपनी जिंदगी में वो किया था। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ। मेरे पास एक आदमी आया, बोला भाई साहब आप सिगरेट छोड़ दो। आप कितने सिगरेट पीते हो? मैं बोला 12 सिगरेट। बोला अगर आपने 25 साल नहीं पी होती तो आपके पास एक मर्सिडीज गाड़ी होती। बोला आप सिगरेट पीते हो? बोला नहीं। आपकी मर्सिडीज कहाँ है? बोला नहीं। मैं मेरे पास 4 मर्सिडीज है। सवाल ये है कि ज्ञान मत दो यार। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी जनरेशन विच इज कमिंग इज मोर इंटेलिजेंट देन द प्रीवियस जनरेशन। और इस जनरेशन के पास तो एआई का भी पावर है। इन्होंने कोविड भी देख लिया, इन्होंने कंप्यूटर एजेस भी देख लिए, इन्होंने डाउनफॉल देख लिया 2008 का। व्हाट इज लेफ्ट? नथिंग। और 2008 का डाउनफॉल देखने से, व्हाट इज जेनजी? बॉर्न बिटवीन 1997 टू 2012। 2008 में इनकी उम्र क्या थी? 8 साल 9 साल। जब इन्होंने अपने माँ बाप को देखा बहुत प्रिकॉशियस होके चल रहे हैं, इनके दिमाग में छवि क्या बैठ गई लाइफ की? प्रिकॉशियस होके चलो, फटाक से डिसीजन मत लो। यू हैव टू अंडरस्टैंड देम, यू हैव टू डिकोड देम। अनलेस यू डिकोड जेनजी, यू विल नॉट बी एबल टू। सो मेरा नसीहत जेनजी से, अब आते हैं अपन जेनजी के ऊपर। मेरा उनसे एक ही नसीहत है, वो है कि हार के बाद आप हताश मत हो। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ बाउंस बैक। जितनी जल्दी आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगे, आप बाउंस बैक करोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को सोशल मीडिया की वजह से दूसरे इंसान से कंपेयर करोगे, तो योर अटेंशन इज समवेयर एल्स। कंपैरिजन में चला तो इसको बोलते हैं LLTT, लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। ठीक है ना? तो वो अच्छा नहीं है। बाकी ऐसा है कि मेरा अपना ये मानना है, मैं तो बेबी बूमर्स हूँ, मेरे नीचे तो 4 जनरेशन चली गई है। मैं तो आज भी अपने आप को जनरेशन अल्फा मानता हूँ, जो कि 2012 के बाद आई है। तो आपको इनसे कम्युनिकेट करने के लिए ये आपके लेवल पे आए, ये मत सोचिए। आपको इनके लेवल पे जाना पड़ेगा। That's all. वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। सर इतने इतने क्वेश्चन में एक और मेरा पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए। जैसे सर हम सोचते हैं कि हमें लाइफ में आज मेरे से कोई पूछेगा आप क्या बनना चाहते हो, मैं बोलूँगा मैं सीए बन जाऊँ तो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ। तो सर आप तो सीए हैं, आप एक स्पोर्ट्स एंटरप्रेन्योर हैं, आप एंजल इन्वेस्टर हैं, आपने लाइफ में आपने मोस्टली हर एक फील्ड में एक अच्छा चीज़ अटेंड कर लिया है। तो अब अपने लाइफ में आप क्या आपका नेक्स्ट गोल है? बिकॉज़ एक होता है ना इंसान का गोल होता है, तो अब आप लाइफ में क्या नेक्स्ट गोल दे रहे हैं? बिकॉज़ अकॉर्डिंग टू मी आपने तो सब कुछ अचीव कर लिया, तो आपके लिए अब नेक्स्ट क्या है? ये बहुत मेरे अंदर एक जिज्ञासा जाग रही है जानने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आपने बोला है, मैं इसका आपको जवाब जो दूंगा, आप उसको सुन के अवाक रह जाओ। विराट कोहली ने पिछले मैच में सेंचुरी मार दी या उसने 50 सेंचुरी मार दी, इसका मतलब ये नहीं है कि अगले मैच में वो 101 से शुरू करेगा। उसको फिर 0 से शुरू करना है। तब जाके वो जब सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मारेगा, पब्लिक ताली पीटेगी। यू हैव टू फॉरगेट व्हाट यू हैव अचीव्ड यस्टरडे।
वो कल की बात है। आपको रोज सुबह एक बात बोलनी है, द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट इज येट टू कम, द बेस्ट द बेस्ट इज इज येट येट टू टू कम। कम, वेट, द बेस्ट ऑफ टुडे इज येट टू येट टू कम। कम। वेरी नाइस सर। सर क्या आंसर था सर, मजा आ गया।